तो आज नया टॉपिक शुरू करते हैं अपने। लिखो मुद्रा व बैंकिंग। मुद्रा व बैंकिंग बाद में करवा देंगे, वो ये करवा देंगे पहले। इजी टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। है अरे अच्छा वो गया, लिखवा दूंगा मैं, नेट पे देख लो आप उसको यार, मैं लिखवा दूंगा देखिए। हालांकि कोई वो है, मैं लिखवा दूंगा, कल लिखवा दूंगा, देखा नहीं मैंने उसको, डाटा देना पड़ेगा मुझे। अरे नहीं नहीं, एक पेज कहाँ छोड़ना है, उसके लिए 2-4 लाइन छोड़नी थी उसके लिए। तो हाँ लिखो मुद्रा एवं बैंकिंग लिखो। हाँ मुद्रा एवं बैंकिंग। करें शुरू। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मुद्रा को। लिखो पहली लाइन लिखो, मुद्रा का अंग्रेजी शब्द। अरे मुद्रा लिख लिया ना आपने, अब मैं आगे लिखा रहा हूं, 1 मिनट सुनो आप। आज थोड़ा सा उसमें ज़्यादा समझना तो कुछ है नहीं, तो आप थोड़ा सा दिमाग खोल करके कंटिन्यू लिखते जाना। आज जहां दिक्कत आती है वो मैं अपने आप समझा दूंगा आपको, समझे नहीं? थोड़ा फास्ट लिख लेना, तो ये मुद्रा वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर कल अपन बैंक का टॉपिक पूरा कर देंगे। हाँ है, हाँ आराम से करो, और मुद्रा का हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लिखते रहना कंटिन्यू। है अरे नहीं आएगी दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। राष्ट्रीय आय में दिक्कत आई है क्या? इसमें तो आने का मतलब ही नहीं है दिक्कत, कोई टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी आपके, चाहे मैं कितना भी फास्ट कराऊं आपके दिक्कत नहीं आएगी। हाँ नहीं आराम से करवा रहा हूँ, फास्ट नहीं, आराम से करवा। कल देखो एक थोड़ी सी, मैं हालांकि बोल भी चुका उनको, कल 3 दिन मेरी क्लास नहीं आएगी भाई। है कोई काम है घर पे? है हाँ चलो चलो लिखो तुम। हाँ मुद्रा, मुद्रा में लिखो आप। हाँ भाई लिखो, इसके अंदर लिखो आप मुद्रा को। मुद्रा का अंग्रेजी शब्द लिखो, मुद्रा का अंग्रेजी शब्द मनी, MONEY मनी। मुद्रा का अंग्रेजी शब्द मनी लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है, या मोनेटा शब्द से बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द कौन सा है? मनी। जो कौन सी भाषा से बना है? लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना है। लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना है। चाहे इसको आप ऐसे बोल लो बोले कि मनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? मोनेटा, लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है। फिर लिखो मोनेटा, मोनेटा रोम की देवी। मोनेटा रोम की देवी, रोम बोल रहा हूं मैं, रोम की देवी जुन्नो, रोम की देवी जुन्नो का नाम था। मोनेटा रोम की देवी जुन्नो का नाम था। लिख लिया यहां तक? इस देवी पर, इस देवी पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता था, इस देवी पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता था उसे मनी कहते थे। मनी, उसे मनी कहते थे।
क्लियर यहाँ तक? आपको एक वर्ड इसके अंदर याद रखना है कि मनी शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है, और ये मनी शब्द कहाँ से आया है? रोम से आया है। समझ आ गया ना? कहाँ से आया है? रोम से आया है। फिर लिखो, भारत में प्रथम सिक्का, भारत में प्रथम सिक्का, हाँ सिक्का, रुपए मतलब जो सिक्के होते हैं ना, भारत में प्रथम सिक्का शेरशाह सूरी, शेरशाह है सूरी द्वारा 1540 से 45 में जारी किया गया था। पंद्रह सौ 40 से 45 में जारी किया गया था। फिर लिखो, भारत में पत्र मुद्रा, भारत में पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा मतलब समझ रहे हो ना, कागजी नोट, समझे ना? भारत में पत्र मुद्रा 1868 ईस्वी, भारत में पत्र मुद्रा 1868 ईस्वी में शुरू हुई थी। ठीक है? तक फिर लिखो, भारत में दशमलव प्रणाली, जिसको दाशमिक प्रणाली बोल देते हैं, दशमलव प्रणाली या क्या बोलते हैं इसको, दाशमिक प्रणाली, दाशमिक प्रणाली 1957 से शुरू हुई, 1957 से शुरू हुई। ये थे देखो, मैंने कुछ तथ्य लिखाए हैं आपको, हो सकता है कई बार क्या है कि तथ्य पूछ लेते हैं, तो इसमें मैंने आपको लिखा दिया है कि मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है। मोनेटा रोम की देवी जुनो का नाम था, और वहीं से मनी शब्द निकल करके आया है। फिर मैंने बताया आपको कि जो सिक्कों का जो प्रचलन सबसे पहले शुरू किया था वो शेरशाह सूरी ने किया था। कब? 1540 से 45 के बीच में। फिर भारत में जो पत्र मुद्रा आई है वो कब आई थी? 1868 ईस्वी के अंदर आई थी। और भारत में जो दशमलव प्रणाली या दाशमिक प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1957 में शुरू हुई थी। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मुद्रा, जो आपकी वर्तमान मुद्रा है, जो करेंसी है जिसमें नोट और सिक्के आते हैं, वो उसका प्रचलन क्यों हुआ या उसका आविष्कार क्यों हुआ? वैसे तो देखो मुद्रा का आविष्कार किसने किया, कहाँ से हुआ, इसके संबंध में कोई तथ्य नहीं, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयों के कारण मुद्रा का क्या किया गया? विकास किया गया, या मुद्रा प्रचलन में आई। तो मुद्रा प्रचलन में आई, इसका कारण क्या था? वस्तु विनिमय की कठिनाई या वस्तु विनिमय में आने वाली असुविधाएं, इसकी वजह से क्या हुई? मुद्रा चलन में आई। दूसरी बात आपको याद रखना है कि मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ है, वर्तमान मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ है, ये मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ या मनुष्य के विकास के साथ साथ इसका भी क्या हुआ है? विकास हुआ है। जैसे जैसे आज देखो, पहले धातु के सिक्के चले थे, धातु के सिक्कों के बाद में पहले तो वस्तुएं चलती थी, वस्तुओं के बाद में धातु के सिक्के आए, धातु के सिक्कों के बाद में कागज के नोट आए, कागज के नोटों के बाद में साख मुद्रा चली, मतलब चेक है, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह है, ये चले। आज आपको पता है कि डिजिटल मनी भी चल रही है, समझ गए? तो ये मनुष्य का जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे वैसे मुद्रा का क्या हुआ है? विकास हुआ है। तो मुद्रा का क्रमिक विकास हुआ है, अचानक से इसका आविष्कार नहीं हुआ। लिखो पहली लाइन इसमें आप है दाशमिक प्रणाली। जहाँ देखो नोट होते हैं, 1 रुपये में 100 सिक्के होते हैं, समझ गए? 100 रुपये में 1-1 रुपये के 100 नोट होते हैं, तो ये दाशमिक प्रणाली है। हाँ चलो लिखो आगे, आप हेडिंग डालो मुद्रा का विकास।
मुद्रा का विकास। इसमें लिखो मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मुद्रा का मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मुद्रा का कर्मिक विकास हुआ है। कर्मिक विकास हुआ है। मैंने आपको लिया कर्मिक विकास हुआ है। अब मैं आपको कर्म से लिखाऊंगा कि भाई कैसे विकास हुआ है। तो कर्मिक विकास लिखा है ना, आप लिखो वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा इसका मतलब कोई समय पर वस्तु ही क्या थी, मुद्रा थी। जैसे आपने पढ़ा होगा भाई वैदिक काल में गाय क्या थी, मुद्रा का काम करती। कहीं पर अनाज काम करते थे। जैसे आखेट युग के अंदर जो हड्डियां थी, पशुओं की जो खाल थी, बाल थे, वो भी मुद्रा का काम करते थे। समझ नहीं? तो ये तो कौन सी होगी आपकी वस्तु मुद्रा। फिर उसके बाद में आप लिखो धातु मुद्रा। एक वैसे वस्तु मुद्रा में आ जाता है, खैर धातु मुद्रा तो, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं धातु मुद्रा। भाई धातु के सिक्के चले थे ना उसके बाद में। फिर पत्र मुद्रा, साख मुद्रा, साख मुद्रा, और आजकल कौन सी चल रही है, डिजिटल मुद्रा। डिजिटल मुद्रा। तो मुद्रा का मानव सभ्यता के साथ साथ कर्मिक रूप से क्या हुआ है, विकास हुआ। सबसे पहले वस्तु मुद्रा, फिर धातु मुद्रा आई, फिर पत्र मुद्रा आई, फिर साख मुद्रा आई, फिर कौन सी आ गई आपके, डिजिटल मनी आ रही है। क्लियर थी बात। अब बात यह कि ये साख मुद्रा कौन सी होती है। भाई ये तो आप जानते हो, वस्तु मुद्रा को आप जानते हो, धातु मुद्रा आप जानते हो, धातु की सिक्के वगैरह। पत्र मुद्रा मतलब कागज के नोट होते हैं, समझ गए आते के, ये हम जानते हो। अब आता है कि साख मुद्रा कौन सी होती है। साख मुद्रा में क्या आता है कि जो किसी संस्थान की साख, साख का मतलब होता है विश्वास, समझ गए नहीं, उसकी साख के ऊपर या उसकी विश्वास के ऊपर चलता है। जैसे चेक, तो चेक है वो बैंक के विश्वास पर चलता है। अगर जिस बैंक के प्रति लोगों का विश्वास नहीं होगा, उस बैंक का चेक है नहीं चलेगा। तो चेक क्या है भाई, साख मुद्रा है। ऐसे आपको पता है डिमांड ड्राफ्ट है, वो भी क्या है, साख मुद्रा है। पोस्टल ऑर्डर है, वो भी क्या है, साख मुद्रा है। तो चेक है, पोस्टल ऑर्डर है, डिमांड ड्राफ्ट है, विनिमय बिल है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, साख मुद्रा होती हैं। लिखो आप साख मुद्रा के आगे लिखो साख मुद्रा, और उसके आगे लिखो चेक, 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 विनिमय बिल, चेक, विनिमय बिल, डिमांड ड्राफ्ट, चेक बोल रहा हूं मैं, विनिमय बिल, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर। लिख लिया क्या आपने, पोस्टल ऑर्डर। दोबारा बोल रहा हूं मैंने क्या क्या लिखा है आपको, चेक, विनिमय बिल, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर आदि है। कौन से नाम लिखूं क्या, चेक, ठीक है, विनिमय बिल, विनिमय बिल, और डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट। एक डिमांड ड्राफ्ट देखे नहीं क्या आपके, डिमांड ड्राफ्ट, और डीडी, बिल्कुल डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, जो पोस्ट ऑफिसों में मिलते हैं ना, पोस्टल ऑर्डर आदि आदि। ये साख मुद्रा है, क्यों, क्योंकि ये किसी संस्थान की साख या उसके विश्वास पर चलते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं भाई, साख मुद्रा कहते हैं। समझ आ गई इतनी बात। फिर लिखो नीचे मुद्रा
मुद्रा का प्रचलन है, मुद्रा का प्रचलन है, वस्तु विनिमय, मुद्रा का प्रचलन है, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय प्रणाली इंग्लिश में कहेंगे बार्टर सिस्टम की निम्न कठिनाइयों या असुविधाओं के कारण हुआ, निम्न कठिनाइयों या असुविधाओं के कारण हुआ। लिख लिया भाई आपने। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि भाई वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन सी कठिनाइयां थी जिसकी वजह से मुद्रा प्रचलन में आई। ये आपको पता है कि भाई कोई भी नया काम कब होता है? जब अपने को असुविधा होने लग जाती है पुराने वाले काम से या पुरानी वाली व्यवस्था से, जब अपने को असुविधा होती है, कठिनाई होती है, तब व्यक्ति नया सोचता है। समझ आ गया आता है? तो ऐसे जब वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ कठिनाइयां आने लगी, कुछ असुविधाएं होने लगी, तो व्यक्ति दूसरी साइड में दिमाग लगाने, भाई इन कठिनाइयों से अपन कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो फिर दूसरी तरफ दिमाग लगाया, तो फिर क्या है? मुद्रा चलन के अंदर आ गई। और मुद्रा का जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, उसके दिमाग का विकास हुआ है, वैसे वैसे मुद्रा का विकास है होने लग गया। अब वस्तु विनिमय की कौन कौन सी कठिनाइयां थी? लिखो। दोहरे संयोग। एक मिनट, इसको आप ऐसे लिख लो, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग। बिठा दूं इसको एक बार में। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का मिलना कठिन, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का मिलना कठिन। एक बार इसको समझो आप। देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली आपको पता है कौन सी होती है? भाई एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेते हैं, समझ नहीं? वही वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। जैसे आज भी गांवों के अंदर सब्जी खरीदते हैं तो अनाज दे देते हैं, सब्जी खरीद लेते हैं, समझ नहीं? पहले तो क्या था कि इसमें कटिंग वगैरह जो नाई करते थे वो उसको भी बदले में क्या दिया जाता था? अनाज दिया जाता था। आज भी है बहुत सारी जगह पर ऐसे। तो वो क्या होती है? वस्तु विनिमय प्रणाली होती है, बार्टर सिस्टम होता है। अब वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ समस्याएं आई, कुछ कठिनाइयाँ आई, जिसकी वजह से लोगों ने दिमाग लगाया, नई मुद्रा चलन के अंदर आई। तो इसमें पहली कठिनाई कौन सी थी? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को मिलना कठिन। देखो, पहले क्या था कि भाई वस्तुओं का लेन देन होता था ना। अब उसको किसी व्यक्ति को कोई दूसरी वस्तु यदि जरूरत पड़ गई, दूसरी वस्तु की आवश्यकता पड़ गई, तो उसको ऐसा व्यक्ति खोजना पड़ता था कि वो खुद की वस्तु के बदले वो वस्तु देने को, या खुद वाली वस्तु की भी उसको जरूरत हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दूं, आपको बताऊं कि एक व्यक्ति को अनाज की जरूरत पड़ी, समझा क्या आता है? लेकिन उसके पास अनाज के बदले देने के लिए क्या है? गाय। अब उसको ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो गाय चाहता हो, समझा कि नहीं? जो क्या चाहता हो? गाय चाहता हो। किसके बदले? अनाज के, समझा कि नहीं? तो कहेंगे भाई कोई बताना ऐसा कोई आदमी जिसके किसकी जरूरत हो? गाय की जरूरत हो, और अगला क्या देने के लिए तैयार हो? बाजरा देने के लिए या अनाज देने के लिए क्या हो? तैयार हो। तो ऐसा आदमी ढूंढना पड़ता था, और ऐसा आदमी मिलने कोई जरूरी नहीं। समझाएंगे यहाँ तक? इसको बोलते हैं दो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का मिलना कठिन। जब तक ये कॉम्बिनेशन नहीं मैच खाता, नहीं मिलता ये कॉम्बिनेशन, तब तक साहब लेन देन पूरा नहीं होता, तब तक उसको अनाज नहीं मिलता और अगले को गाय नहीं मिलती। इसमें मेरे हिसाब से लिखानी जरूरत पड़ी आपको, व्याख्या आती भी नहीं है, तो सिर्फ आप ये देखेंगे दोहरे संयोग का मिलना कठिन। दूसरा लिखो, मूल्य मापन में कठिनाई।
मूल्य मापन में कठिनाई। अब साहब संयोग मिल भी गया, आदमी ऐसा मिल गया साहब जो अनाज के बदले में गाय लेना चाहता है, ऐसा कॉम्बिनेशन दोनों साइड में मिल भी गया। अब समस्या होगी कि भाई भाव कैसे तय करें, गाय के बदले कितना अनाज है मिलना चाहिए, और अगर गाय नहीं होती, किसी को मान लो कि बकरी हो, तो बकरी के बदले कितना अनाज आएगा। किसी को कंबल की जरूरत हो तो बकरी के बदले कितनी कंबल आएंगी, गाय के बदले कितनी कंबल आएगी, समझ नहीं। तो कहने का मतलब मूल्य का मेजरमेंट कैसे करें। आज तो देखो हर चीज का अपन रुपयों में मेजरमेंट कर लेते हैं, मूल्य का मापन कर लेते हैं, लेकिन आप सपोज करो जब ये रुपया नहीं हो और अपने को वस्तुओं में लेन देन करना हो, तो हर वस्तु के लिए अलग अलग मूल्य मापना पड़ेगा, अलग अलग अनुपात में उसका डिवाइड करना पड़ेगा, जो क्या है काफी मुश्किल काम। तो अगली कठिनाई कौन सी होगी, मूल्य मापन में कठिनाई। भाई समस्या आ रही है ना आपको। तीसरी लिखो, एक मिनट, क्रय शक्ति। क्रय शक्ति बोल दो चाहे इसको मूल्य बोल दो। संचय में कठिनाई। क्रय शक्ति या मूल्य संचय में कठिनाई। अगर लोग अपने पास परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति या बचा करके रखना चाहते हैं कि भाई अपन आगे इसको काम में लेंगे। अरे भाई जो पैसे वाला धनवान कौन होता है, जिसके पास क्रय शक्ति ज़्यादा होती है, जिसने खूब बचाया है, वही तो पैसे वाला। तो तब भी तो लोग पैसे वाले बनना चाहते थे, धनवान बनना चाहते थे। अब वो बचाना तो चाहते हैं, लेकिन बचाएं कैसे। गायों के रूप में बचाएं तो गाय मर जाती है, बीमार हो जाती है। अनाज के रूप में बचाएं तो अनाज गल सकता है, सड़ सकता है। समझ आ गया यहाँ तक। कहने मतलब उसमें टिकाऊपन नहीं होता। अब मुद्रा में क्या है, टिकाऊपन होता है। मुद्रा क्या है, खराब नहीं होती। नोटों को रखे रखे वो थोड़ी खराब होते हैं, सिक्कों को रख लो खराब थोड़ी होते हैं। जगह भी कम घेरते हैं, आराम से सुरक्षित रूप से स्टोर हो जाता है। लेकिन आप मान लो गायों के रूप में आपको स्टोर करना हो, बहुत बड़ा बाड़ा चाहिए, अनाज के रूप में बहुत बड़ा गोदाम चाहिए, वो खराब होने का भी डर रहता है। ये बड़ी समस्या है कि यार इस समस्या को कैसे छुटकारा पाए अपन, ठीक ना। तो इसी समस्याओं की वजह से क्या हुआ, मुद्रा के चलन में आई है। तो एक समस्या ये होगी। अगली लिखो, वस्तुओं की अविभाज्यता। वस्तुओं की अविभाज्यता। वस्तुओं होगी, वस्तु कर लो तो इसको, अरे ये तो कर लो तो तुम, क्या है पड़ता है इसमें। हाँ बोल बोली दिनों में। हाँ चलो, वस्तुओं की अविभाज्यता। वस्तुओं की अविभाज्यता। वैसे मेरे को लिखने की आदत कमी है। वस्तुओं की अविभाज्यता, इसमें लिखो। एक मिनट, लिखने की जरूरत इसमें भी नहीं है। जैसे मान लो कि एक बकरी के बदले एक कंबल आती है, या एक बकरी के बदले दो कंबल आती हैं। एक बकरी के बदले क्या है, दो कंबल आती हैं। अब अगले को एक ही कंबल की जरूरत हो तो बकरी के टुकड़े तो कर नहीं सकता, तो बकरी के टुकड़े कर नहीं सकता तो उसको कंबलें नहीं मिलेगी। और अगर टुकड़े कर भी दिए तो बकरी खत्म हो गई। समझ नहीं। तो इस तरह से ये वस्तुओं की अविभाज्यता, भाई अपना सौदा नहीं बैठेगा, क्योंकि तेरे पास बकरी है, बकरी के बदले क्या है, दो कंबल आती हैं, अगला लेगा नहीं भाई। और तू देना चाह रहा है एक कंबल में बकरी दूंगा नहीं। तो इस तरह की समस्याएं आ जाती है, इसको क्या बोलते हैं, वस्तुओं के अविभाज्यता की समस्या। अगला लिखो, क्रय शक्ति या क्रय शक्ति। 5 नंबर है ना, क्रय शक्ति, कोई बात नहीं लिख लो। तो क्रय शक्ति या ओब्लिक लगा के लिख लो मूल्य। हस्तांतरण में कठिनाई। हस्तांतरण में कठिनाई। कठिनाई।
क्रय शक्ति या मूल्य के हस्तांतरण में कठिनाई। कहीं पर धन भेजना हो, जहाँ आज तो आप बैठे हो, घर वाले आपके पास धन भेजना चाहते हैं तो सीधा क्या है, अकाउंट में डलवा देते हैं, पैसा आ जाता है। या नहीं आते तो आप जाकर के ले आते हो या कोई आने जाने वाले को दे देते हैं। लेकिन आजकल तो डायरेक्ट क्या है, फोन में डलवा दे, कोई दिक्कत नहीं आती ना। या फिर आपके पास एटीएम है, फोन उसमें बैंक में डलवा दिया, आप एटीएम से निकाल लेते हो या फिर फोन पे से कर देते हो। कितनी बड़ी सुविधा है। लेकिन मान लो कि जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी, क्रय शक्ति को दूसरी जगह पर भेजना हो तो क्रय शक्ति, जैसे वैदिक काल में गाय थी, मुद्रा क्या थी, तो गायों को, अब आप कोई हनुमानगढ़ के हो, कोई गंगानगर के, कोई मेरे हिसाब से डूंगरगढ़ के भी होंगे, डूंगरपुर के भी होंगे, तो वहां से गाय आने में बहुत टाइम लगता है। और फिर दूसरी बात, लाएं कैसे, रास्ते में भी वो नुकसान हो सकता है। तो ये बड़ी समस्या थी। अब आपको इनके 5 नाम याद रखने हैं कि भाई मुद्रा का जो प्रचलन में आई है तो वो वस्तु विनिमय की कठिनाइयों के कारण आई है। प्रश्न आता है मुद्रा की प्रचलन का कारण है, तो क्या बताओगे, वस्तु विनिमय की कठिनाइयां। अब प्रश्न आ जाए वस्तु विनिमय या वस्तु प्रणाली में या बार्टर सिस्टम में क्या कठिनाइयां थी जिसकी वजह से मुद्रा का आविष्कार हुआ या मुद्रा को प्रचलन में लाया गया। क्या क्या कठिनाइयां थी भाई, ये कठिनाई याद रखें। आवश्यकताओं का दोहरा कॉम्बिनेशन, दोहरा संयोग मिलना कठिन था, मूल्य के मापन में कठिनाई आ रही थी, क्रय शक्ति के संचय में कठिनाई आ रही थी, वस्तुओं के अविभाजित मतलब विभाजन में कठिनाई आ रही थी, क्रय शक्ति के हस्तांतरण में कठिनाई आ रही थी। एक और लिख लो आप, लिखो ऋणों के भुगतान में कठिनाई, ऋणों के भुगतान में कठिनाई, ऋणों के भुगतान में कठिनाई। या इसको ओब्लिक लगा के एक इसमें वर्ड भी और भी आ जाता है, स्थगित भुगतानों में कठिनाई, स्थगित भुगतानों में कठिनाई। स्थगित भुगतानों में कठिनाई। देखो स्थगित भुगतान कौन से होते हैं, जिनका पेमेंट वर्तमान में नहीं हुआ है उसको स्थगित कर दिया। बहुत बार होता है ऐसा कि भाई पेमेंट, वस्तु तो खरीद ली, सामान तो खरीद लिया, लेकिन पेमेंट नहीं किया है। पेमेंट कहते हैं भाई अपन आगे जाकर के करेंगे, महीने 2 महीने 4 महीने बाद में करेंगे। तो आज तो देखो मुद्रा है तो पेमेंट आराम से हो जाता है, भाई आप इतना, इसके ऊपर इतना ब्याज बन जाता है तो आपको इतना 2 महीने बाद में, 6 महीने बाद में देते हो तो इतना देना पड़ेगा, 12 महीने बाद में देते हो तो इतना देना पड़ेगा। तो स्थगित भुगतानों में कोई समस्या नहीं आती आज। या जो ऋण लिए हैं, स्थगित भुगतान मतलब छोड़ दिया तो वो कर्जा तो हो गया, एक प्रकार से ऋण तो हो गया। तो ऋणों के भुगतान में या स्थगित भुगतानों में आज के टाइम में कोई समस्या नहीं आती। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में अगर गाय ली है तो भविष्य में कितना ब्याज बनेगा उसका भाई कितना ब्याज बनेगा, 1 महीने का कितना बनेगा, 2 महीने का कितना बनेगा, क्या बनेगा, और फिर बकरी का क्या बनेगा, और अनाज का क्या बनेगा, बड़ी समस्या थी, ठीक है। तो ये जो भुगतान स्थगित हो जाते थे उनका पेमेंट कैसे करना है, कैसे उसका ब्याज बनेगा, इसका मूल्यांकन होने में बड़ी समस्या थी। इसमें आगे आते तो ये आपको 5-6 समस्याएं मैंने लिखाई हैं। तो वस्तु विनिमय की इन 5-6 समस्याओं के कारण ही मुद्रा प्रचलन में आई है, क्योंकि जब लोगों को समस्या आती है तब नई चीज वो चलाते हैं, तो नई चीज उन्होंने चलाई। हो गया यहां तक। तो ये तो हो गया आपके मुद्रा क्यों प्रचलन में आई वो लिख रहे हैं। अब अपने मुद्रा के 2-3 एक परिभाषाएं अपने लिखेंगे, फिर उसके बाद में मुद्रा के कार्य। तो लिखो, हेडिंग डालो, मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा की परिभाषा, क्योंकि एग्जाम में छोटी छोटी 1-2 परिभाषाएं भी पूछ लेते हैं कि जनरली जो परिभाषाएं पूछते हैं मैं सिर्फ वही लिखाऊंगा आपको। हाँ, एक तो आप हार्टले विदर्स की लिखो, हार्टले विदर्स। यह आपकी 10th की क्लास में भी दे रखी है परिभाषा, 10th क्लास में भी ये परिभाषा दे रखी है, हार्टले विदर्स। लिखाऊं इसमें, इन्वर्टेड कॉमा से लिख लो, मुद्रा वह है
मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मैंने क्या लिखा है आपको? मुद्रा वह है जो, इन्वर्टेड कोमा से शुरू करना, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये परिभाषा बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, तो इस परिभाषा को आपको याद रखना है। और आपकी 10th क्लास में भी ये परिभाषा दे रखी है, तो बहुत ज्यादा चांस है ये परिभाषा पूछने की। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये परिभाषा किसकी है? हार्टले विदर्स की। इसका मतलब हार्टले विदर्स ने बहुत विस्तृत परिभाषा दी है, बहुत बड़ी परिभाषा देती है मुद्रा की। इसका मतलब उन सारी वस्तुओं को मुद्रा मान लिया जो विनिमय के माध्यम का काम करते हैं, मूल्य के मापन का काम करते हैं, क्रय शक्ति के संचय का काम करते हैं, क्रय शक्ति के हस्तांतरण का काम करते हैं, स्थगित भुगतानों के भुगतान करने का काम करते हैं। तो वो सारी वस्तुएं जो एक मुद्रा का काम कर सकती है। मुद्रा के क्या काम होते हैं भाई? मुद्रा का काम क्या है? मुद्रा से अपन लेन देन करते हैं, मतलब विनिमय के माध्यम के रूप में काम आती है। आपने कोचिंग की सेवा खरीदी तो किसके माध्यम से खरीदी है? मुद्रा के माध्यम से खरीदी है, समझे नहीं? आप मार्केट से कोई वस्तु खरीदते हो तो किसके माध्यम से खरीदते हो? मुद्रा में। इसका मतलब मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम। दूसरा, मूल्य का मापन। आप किसी भी वस्तु को या सेवा की मूल्य का आंकलन करते हो तो किस में करते हो? मुद्रा में। आपने काउंटर पर जाके पूछा होगा कि भाई आपके 3rd ग्रेड की सर्विस की सेवा की फीस क्या है? 22,500, 21,500, 17,500 है क्या? वो पहले की होगी। चलो कितना भी है, मेरा कहने का मतलब है कि विनिमय के माध्यम का काम करती है मुद्रा, मूल्य के मापन का काम करती है ना, मूल्य का मापन का। भाई किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य किस में मापा जाता है? मुद्रा में मापा जाता है। क्रय शक्ति के संचय का काम करती है, क्रय शक्ति के हस्तांतरण का काम करती है, स्थगित भुगतानों के मान के रूप में काम आती है, स्थगित भुगतान करने के काम में आती है। क्लियर आता है? तो जो वस्तु ये कार्य कर रही है, जो वस्तु, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, वो वस्तु ही क्या होगी? मुद्रा होगी। तो इसका मतलब हार्टले विदर्स की परिभाषा क्या मानी जाती है? सबसे विस्तृत परिभाषा मानी जाती है। दिखने को छोटी सी दिख रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा विस्तृत है। लिखो, हार्टले विदर्स की परिभाषा, नीचे एरो का निशान लगाइए। हार्टले विदर्स की परिभाषा सर्वाधिक विस्तृत परिभाषा है। हार्टले विदर्स की परिभाषा सर्वाधिक विस्तृत परिभाषा है। लिख लिया? सबसे विस्तृत है, सबसे व्यापक है। क्योंकि इसमें उन समस्त वस्तुओं को मुद्रा मान लिया है। उन समस्त वस्तुओं को मुद्रा मान लिया है जो विनिमय के माध्यम, कोमा लगाओ, मूल्य के मापन, मैं बोल रहा हूं मूल्य के मापन, कोमा लगाओ, क्रय शक्ति के संचय, कोमा लगाओ, क्रय शक्ति के हस्तांतरण, के रूप में, क्रय शक्ति के हस्तांतरण के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो एक तो आपको मुद्रा के कार्य 3-4 तो पता लग गया होगा। क्या कार्य है मुद्रा के?
विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, मूल्यों के मापन का कार्य करती है, क्रय शक्ति के संचय का कार्य करती है, क्रय शक्ति के हस्तांतरण का कार्य करती है, स्थगित भुगतान करने के काम में आती है। समझ गए? आते बाकी और अपन आगे आगे करते रहेंगे। तो एक परिभाषा तो हो गई ये। दूसरी लिखो, प्रोफेसर नेप। नेप, प्रोफेसर नेप, 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 प्रोफेसर नेप लिखाऊं इसमें है? बोल दूं मैं? प्रोफेसर नेप के आगे इन्वर्टेड कॉमास लगा के लिखो, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु जिसे राज्य सरकार मुद्रा घोषित करती है, मुद्रा घोषित करती है, मुद्रा कहलाती है। कोमा लगा देना बीच में, मुद्रा घोषित करती है, कोमा लगा देना, मुद्रा कहलाती है। क्या लिखा आपने? कोई भी वस्तु जिसे राज्य सरकार मुद्रा घोषित करती है वो क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाती है। इस परिभाषा में राज्य सरकार की घोषणा को मुद्रा होने के लिए सबसे मुख्य माना है। इसका मतलब है मुद्रा वो वस्तु होती है जिसे गवर्नमेंट क्या करती है? मुद्रा के रूप में जारी करती है। समझा कि नहीं? तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी वस्तु जिसे गवर्नमेंट मुद्रा बनाती है, जैसे नोट आप चल रहे हैं अभी, तो वो गवर्नमेंट चला रही है इसलिए चल रहे हैं मुद्रा के रूप में। जैसे पहले 1000 वाले नोट थे, 500 के नोट अब नहीं चल रहे, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उसको नहीं चला रही। तो गवर्नमेंट की घोषणा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसने सबसे ज्यादा इस परिभाषा में ध्यान दिया गया, वो किसका दिया गया है? सरकार की घोषणा। यहां राज्य का मतलब होता है सरकार से। क्लियर आते? यहां राज्य का मतलब किससे? सरकार से। तो यह परिभाषा विस्तृत हुई कि संकुचित है? यह परिभाषा क्या हुई? संकुचित, क्योंकि इसमें सिर्फ राज्य सरकार की घोषणा को ध्यान दिया। अगली लिखो, प्रोफेसर नेप हो गए ना, अब लिखो प्रोफेसर सेलिगमैन। सेलिगमैन, प्रोफेसर सेलिगमैन। लिखो, मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। इन्वर्टेड कोमास बंद करो। अब देखो, सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, इसका मतलब राज्य की घोषणा से या सरकार की घोषणा से कुछ नहीं होता। मुद्रा वो वस्तु है जिसे पब्लिक स्वीकार करती है। क्या करती है? पब्लिक स्वीकार कर लेती है, भाई ठीक है हम इस वस्तु के माध्यम से लेन देन करेंगे। पब्लिक ने जिस वस्तु को मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है वो वस्तु क्या होगी? मुद्रा होगी। जबकि नेप ने राज्य की घोषणा को महत्वपूर्ण माना है और सेलिगमैन ने किसको माना है? जनता की स्वीकृति को, लोगों की स्वीकृति को। लिखो नीचे एरो का निशान लगा के, प्रोफेसर नेप, प्रोफेसर नेप तथा सेलिगमैन, प्रोफेसर नेप तथा सेलिगमैन की परिभाषाएं, सेलिगमैन लिखा हुआ ना, की परिभाषाएं संकुचित परिभाषाएं हैं, संकुचित परिभाषाएं हैं। क्योंकि नेप ने राज्य की घोषणा को तथा सेलिगमैन ने
सेलिगमैन ने जनता की स्वीकृति को जनता की स्वीकृति को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। जनता की स्वीकृति को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। 1 मिनट जाए पीलूं भाई मैं। चलो लिखो। अब आप लिखो मुद्रा की सर्वमान्य परिभाषा। मुद्रा की सर्वमान्य परिभाषा। मुद्रा की सर्वमान्य परिभाषा। सर्वमान्य परिभाषा मतलब ऐसी परिभाषा जिसको सब लोग क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। भाई ये मुद्रा की क्या है कि कंप्लीट परिभाषा है, अब इसमें कुछ नहीं बचा। तो लिखो सर्वमान्य परिभाषा में लिखो आप मुद्रा वह वस्तु है मुद्रा वह वस्तु है जिसे राज्य, यहां राज्य का मतलब भाई सरकार, तो आप ब्रैकेट में क्या लिख लेना, सरकार। मुद्रा वह वस्तु है जिसे राज्य विनिमय के माध्यम तथा मूल्य के मापन क्रय शक्ति के संचय तथा क्रय शक्ति के संचय, कोमा लगा लो बीच में, क्रय शक्ति के हस्तांतरण के रूप में घोषित करे तथा जन सामान्य द्वारा स्वीकार की जाती हो, जन सामान्य द्वारा स्वीकार की जाती हो को मुद्रा कहते हैं, मैंने आपको लिखा है कि मुद्रा में राज्य की घोषणा भी जरूरी है तो लोगों की स्वीकृति भी जरूरी है। जो सरकार घोषणा करे, लोग स्वीकार करें, किस रूप में, विनिमय के माध्यम के रूप में। गवर्नमेंट घोषणा करे, पब्लिक उसको स्वीकार कर ले, भाई हम ठीक है, इस गवर्नमेंट घोषणा करते भाई इस वस्तु के माध्यम से आपको लेन देन करना है, पब्लिक स्वीकार कर ले कि भाई हम इसमें हम लेन देन करेंगे। सरकार घोषणा करे कि भाई वस्तुओं का मूल्य इसमें मापा जाएगा, पब्लिक उसको क्या कर ले, स्वीकार कर ले। गवर्नमेंट घोषणा करे कि लोग क्रय शक्ति का संचय और क्रय शक्ति का हस्तांतरण इस रूप में करेंगे या इस वस्तु के रूप में करेंगे, पब्लिक उसको क्या कर ले, स्वीकार कर ले, तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी। क्लियर है यहां तक?
तो इसका मतलब गवर्नमेंट की घोषणा भी जरूरी है, तो पब्लिक की क्या है, स्वीकृति भी जरूरी है। क्वेश्चन लिखो। किसी वस्तु को मुद्रा के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक है। पहला लिखो, राज्य की घोषणा। राज्य की घोषणा। दूसरा लिखो, सर्वग्राह्यता। 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 तीसरा लिखो, विकल्प 1 तथा 2। विकल्प 1 तथा 2। और तीसरा लिखो, चौथा लिखो, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा करना है आपको, 3 नंबर करना है। देखो, सर्वग्राह्यता का मतलब सब लोग उसको ग्रहण करते हैं, सब लोग उसको क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो कोई भी वस्तु, या आपको यह पता है भाई मुद्रा में होना आवश्यक है, मुद्रा में क्या बात होनी जरूरी है, तो विधान की घोषणा भी जरूरी है, सरकार की घोषणा भी जरूरी है, और पब्लिक की स्वीकृति भी जरूरी है। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। पर्सन की लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, इसमें क्या आता है, लेकिन आपको याद रखना है कि कोई भी वस्तु मुद्रा तब हो सकती है जब गवर्नमेंट की घोषणा हो और पब्लिक की क्या हो, स्वीकृति हो, तब वो मुद्रा हो सकती है। तो ये तो हो गया आपके मुद्रा की परिभाषाएं। अब लिखो मुद्रा के कार्य। हेडिंग डालो, मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्यों का आप एक चार्ट बना लो, तो आपको याद रह जाएगी वो चीजें, और शॉर्ट भी रहेगा। तो मुद्रा के कार्यों का एक चार्ट बना लो आप इस तरह से, एक ऐसे। प्राथमिक कार्य, दूसरा द्वितीयक या गौण, या इसको सहायक भी बोलते हैं भाई, लिख दूंगे यहीं पर। सहायक कार्य, ये तो पूरे आएंगे नहीं यार। प्राथमिक कार्य, द्वितीय या गौण कार्य या सहायक कार्य, हाँ कोई नहीं बने। और एक लिख दो, आकस्मिक कार्य, और एक लिख दो आप अन्य कार्य। या नीचे लिख दूं मैं, आप अन्य कार्य। अन्य कार्य, अन्य कार्य से मतलब ये आगे अन्य कार्य भाई, इसके अन्य कार्य। प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य या गौण कार्य या सहायक कार्य, और आकस्मिक कार्य और अन्य कार्य। प्राथमिक कार्यों में 2 लिखो, विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम। दूसरा लिखो, मूल्य का मापन।
विनिमय का माध्यम, ये माध्यम है, विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापन, ये प्राथमिक कार्य है। और द्वितीय कोण कार्यों में आप पहला लिखो एक मिनट, स्थगित भुगतानों का आधार, स्थगित भुगतान का आधार, स्थगित भुगतान का आधार, मैं बोल दूं लिख लोगे तुम? चलो, प्राथमिक कार्य में 2 लिख लो, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन। और द्वितीय के या गौण कार्यों में लिखा रहा हूं, पहला लिखो स्थगित भुगतान का आधार। अच्छा पहले नहीं, लिख लो तुम पहले। बोलूं? लिख लिया नहीं? तो इसमें प्राथमिक कार्य 2 लिख लिया आपने, विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापन। देखो भाई, क्वेश्चन जो आता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि निम्न में से मुद्रा का प्राथमिक कार्य है या निम्न में से मुद्रा का सहायक कार्य है, समझे नहीं, या मुद्रा का सहायक कार्य नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये आपको इसका डिवाइडेशन भी आपको याद रखना है कि कौन से प्राथमिक कार्यों में है, कौन से द्वितीय कार्यों में आते हैं। तो 2 लिख लिए, तीसरा लिखो आप, सॉरी, द्वितीय या गौण कार्य या सहायक कार्यों में लिखा रहा हूं, पहला कौन सा? स्थगित भुगतान का आधार। दूसरा लिखो क्रय शक्ति का संचय, क्रय शक्ति का संचय, क्रय शक्ति का संचय, लिख लिया। और तीसरा लिखो क्रय शक्ति का हस्तांतरण, क्रय शक्ति का हस्तांतरण, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। हो गया भाई? और आकस्मिक कार्यों में लिखो आप, साख का आधार, आकस्मिक कार्यों में लिखा रहा हूं, साख का आधार, साख का आधार। हो गया? अगला लिखो आय का, सामाजिक आय का वितरण, साख का आधार है। दूसरा मैंने क्या लिखाया? सामाजिक आय का वितरण। तीसरा लिखो संपत्ति का तरल रूप, संपत्ति का तरल रूप, संपत्ति का तरल रूप, मतलब संपत्ति को तरलता प्रदान करती है मुद्रा। 3 हो गए ना आकस्मिक कार्य। अन्य कार्यों में लिखो इच्छा की वाहक, इच्छा, डिजायर, इच्छा की वाहक, लिख लिया आपने? इच्छा की वाहक, इच्छा बोल रहा हूं मैं, इच्छा की वाहक। और अगला लिखो शोधन क्षमता की सूचक, शोधन क्षमता की सूचक, शोधन क्षमता की सूचक। एक तो ये डिवाइडेशन आपको याद रखना है, बता दोगे भाई? पढ़ लो एक बार आप इसको, पूछता हूं। देखिए देख लिया आपने? करो एक बार, कॉपी बंद करो, देखिए कितना याद हुआ आपके। करो भाई, कॉपी बंद करो। मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है। एक वर्ड आपको ये याद रखना है। क्लियर है यहां तक? कहां हुई है? रोम में।
भारत में सबसे पहले जो सिक्का चलाया गया था शेरशाह सूरी ने 1540 से 45। भारत में जो पत्र मुद्रा चलाई गई 1868। भारत में दार्शनिक प्रणाली 1868 1900 हाँ सॉरी 1957 में दार्शनिक प्रणाली 1957 दार्शनिक प्रणाली बात है 1957 और पत्र मुद्रा चलाई गई 1868 के अंदर। फिर उसके बाद में मैंने आपको लिखा है कि मुद्रा का मानव सभ्यता के साथ साथ कर्मिक विकास हुआ है। वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, साख मुद्रा और डिजिटल मुद्रा। क्लियर तक? साख मुद्रा क्या होती है? चेक है, विनिमय बिल है, पोस्टल ऑर्डर है। बिल्कुल, इसका मतलब जो किसी व्यक्ति की या किसी संस्था की साख पर चलती है, अगर उसकी मार्केट में साख नहीं है तो वो करेंसी नहीं चलेगी। आगे की बात, फिर आपने पढ़ा कि भाई मुद्रा का प्रचलन क्यों हुआ, तो आपका उत्तर होना चाहिए वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों के कारण। मुद्रा चलन में क्यों आई? वस्तु विनिमय की कठिनाइयों। वस्तु विनिमय में कई तरह की असुविधाएं या कठिनाइयां थी, जैसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग मिलना कठिन था, मूल्य के मापन में कठिनाई थी, और क्रय शक्ति या मूल्य के संचय में कठिनाई थी, क्रय शक्ति या मूल्य के हस्तांतरण में कठिनाई थी, वस्तुओं की अविभाज्यता की प्रकृति थी, स्थगित भुगतान कैसे करें या ऋणों के भुगतान में कठिनाई थी। तो इन कठिनाइयों की वजह से मुद्रा प्रचलन में आई। फिर अपने पढ़ा था कि मुद्रा की परिभाषाएं, उसमें 3 परिभाषाएं लिखाई थी। हार्टले विदर्स, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। नेप, हाँ, वो वस्तु जिसे राज्य सरकार मुद्रा घोषित करे वो मुद्रा है। सेलिगमैन की सामान्य स्वीकृति, अगर तुम्हें पूरी याद नहीं रखे तो लिख लो भाई, सामान्य स्वीकृति, जिस वस्तु को जनता या पब्लिक क्या है स्वीकृति प्रदान कर देती है वो वस्तु क्या है? मुद्रा है। इनमें से अगर आपसे पूछ लिया कि मुद्रा की विस्तृत परिभाषा किसने दी, तो किसने दी? हार्टले विदर्स ने मुद्रा की विस्तृत परिभाषा दी। फिर आपके प्रश्न आ जाएगी साहब मुद्रा के कार्य बताओ, तो मुद्रा के कार्य यदि पूछा है, सिर्फ कार्य, तो उसने उसका वर्गीकरण तो पूछा ही नहीं। तो आप मुद्रा के कार्य में तो कोई भी लिख सकते हो साहब, विनिमय के माध्यम का काम करती है, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं का क्या होता है? लेन देन होता है, आदान प्रदान, क्रय विक्रय होता है, वो मुद्रा के माध्यम से होता है। मूल्य का मापन, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य का जो मापन करते हैं अपने, कि कौन सी वस्तु कितने रुपए की है, कौन सी सेवा कितने रुपए की है, तो उसका मापन भी किस में किया जाता है? मुद्रा में किया जाता है। क्रय शक्ति का संचय या मूल्य का संचय, अगर आपको मूल्य का संचय करना है तो मुद्रा सबसे ज़्यादा सुविधाजनक है। क्यों? क्योंकि मुद्रा में टिकाऊपन का गुण है, मुद्रा में कम स्थान घेरती है, तो ये सुविधाएं जिसकी वजह से क्या है? मुद्रा का संचय करना ज़्यादा सुविधाजनक होता है। मुद्रा क्रय शक्ति के हस्तांतरण का काम भी करता है, नहीं, क्योंकि मुद्रा में वहनीयता का क्या है? गुण है। वहनीयता मतलब आसानी से इसका ट्रांसफर या आसानी से इसका ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जबकि वस्तु विनिमय प्रणाली में ट्रांसपोर्ट बहुत मुश्किल था, और इसमें ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कतें नहीं आती, जेब में डाल करके ले जा सकते हैं। और अब तो और भी ज़्यादा सुविधाजनक बना दिया, क्योंकि पहले वाले 500 नोट, 1000 नोट की साइज़ बड़ी थी, तो ट्रांसपोर्ट में संचय करने में थोड़ी और ज़्यादा थोड़ी तो दिक्कत आती थी। अब नोटों की साइज़ और छोटी कर दी, 2-2 हज़ार के कर दिए, तो आराम से आदमी क्या है जेब में भी डाल करके 10 लाख ले जा सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं आती। और स्टोर करने में भी दिक्कत नहीं आती, स्टोर करने में भी क्या रहती है? सुविधा रहती है। क्लियर यहाँ तक है? हाँ है कटे ही जगह के तो ही भाग भाग थारे के लिए थोड़ी क्रिया सुविधा ये सुविधा आपके लिए मेरे लिए थोड़ी की है भाई, जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई है भाग ले करिए भाई, जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, गवर्नमेंट को बनाने में योगदान दिया, तो सुविधा तो सीधी बात है भाई उन्हीं को दी जाएगी, आपको कैसी तो सुविधा दी जाएगी। तो अगर मुद्रा के कार्य पूछ लिए तो आपको इनमें से कोई भी कार्य आपको ऑप्शन में मिले वो आपको करना है, लेकिन आपको वर्गीकरण करके पूछ लिया कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य बताओ आप, तो प्राथमिक कार्य 2 हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन। अगर आपसे पूछ लिया कि मुद्रा के सहायक कार्य बताओ या मुद्रा के गौण कार्य बताओ या मुद्रा के द्वितीय कार्य बताओ, तो
स्थगित भुगतानों का आधार। दूसरा, क्रय शक्ति का संचय, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। ये सहायक कार्य हैं। सहायक क्यों हुए? क्योंकि प्राथमिक कार्यों को सपोर्ट करने के लिए ये कार्य हुए। तीसरा है आकस्मिक कार्य। ये कार्य करते करते और कार्य अपने आप ही, तो मतलब ये भी तो मुद्रा ही कर रही है ये काम भी, तो वो आकस्मिक कार्यों में आ गए। जैसे साख का आधार, इसका मतलब एक कॉमर्शियल बैंक है या जो पोस्टल ऑर्डर है जारी करते हैं, ये तो साख बताया ना, साख मुद्रा। तो ये साख मुद्रा तब भी जारी हो सकती है जब बैंकों के पास पहले से क्या हो, केस हो। भाई चेक तो दे दिए, लेकिन अगर कोई चेक बुनाने के लिए चला गया, बैंक के पास केस नहीं है, तो कितने दिन चलेगा वो चेक? तो चेक तभी जारी कर सकता है बैंक जब उसके अकाउंट में क्या हो, पैसा हो। बैंक के पास केस पड़ा हो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो भाई कुछ तो केस है ही, कि बिना केस के कोई भी बैंक चेक जारी नहीं करता है। तो ये साख का आधार या बेस भी कौन है? मुद्रा ही है। और क्या बताया? सामाजिक आय का वितरण है। सामाजिक आय का वितरण मतलब देश अपने समाज के अंदर प्रोडक्शन कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, मिलजुल करके काम करते हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई अपनी पूंजी लगाता है, कोई अपनी जमीन देता है, कोई उद्यमी का काम करता है। पढ़ा था ना अपने राष्ट्रीय आय। अरे सामाजिक, समाज में आय का वितरण का इसका मतलब लगान, मजदूरी, ब्याज के रूप में उत्पादन का जो डिवाइडेशन होता है, जो वितरण होता है, वो मुद्रा के रूप में ले, तेरे इतने रुपए की मजदूरी बन गई, तेरा इतना का ब्याज बन गया, तेरा इतना किराया बन गया। तो जब मुद्रा नहीं थी तो इनका विभाजन करना बड़ा मुश्किल काम था। तो ये क्या है, कौन से कार्यों में है ये? आकस्मिक कार्यों में ना। और संपत्ति का तरल रूप। मुद्रा है वो जो संपत्ति, अगर आदमी अपनी संपत्ति को बेचना चाहता है या उसको तरल बनाना चाहता है, भाई और जरूरत पड़ गई, मान लो कि कोई भी जरूरत पड़ सकती है घर के अंदर, उसके पास संपत्ति है तो तुरंत उसको करेंसी में बदल लेता है। ये मुद्रा का ही तो काम है। अगर ये मुद्रा नहीं होती तो किस में बदलता भाई? तो मुद्रा को उत्पादक रूप देना या मुद्रा को, भाई देखो जमीन पड़ेगी यार, अपनी जमीन को बेचे, कोई फैक्ट्री लगा लें अपने, उत्पादक कार्य में प्रयुक्त हुई कि नहीं हुई? तो पहले उसको तरल में बदला, तरल में बदल के क्या बना, फैक्ट्री बना ली। क्लियर आता है? तो मुद्रा को उत्पादक या तरल रूप प्रदान करने का काम भी किसका है? नहीं, संपत्ति को तरल रूप देने का काम भी किसका है? मुद्रा का है। और क्या बताया? अन्य कार्यों में इच्छा की वाग। जेब में पैसा है, अकाउंट में पैसा है, तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। और अगर जेब में पैसा नहीं है तो हाँ, इच्छाओं का दमन कर सकते हो, उनकी पूर्ति नहीं कर सकते हो। इच्छा की वाक, इच्छा पूर्ति करवाने का काम भी कौन करती है? मुद्रा करती है। और शोधन क्षमता की सूचक। शोधन क्षमता की सूचक का मतलब जिसके पास करेंसी है, लोग उस पर विश्वास करेंगे कि यह व्यक्ति भुगतान करने में सक्षम है। शोधन क्षमता का सूचक होने का मतलब भुगतान करने में सक्षम है या नहीं। तो जिसके पास पैसा है उसकी शोधन क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। शोधन क्षमता है कि नहीं है, इसकी सूचना भी लोगों को किससे मिलती है? मुद्रा से मिलती है। ये इसके कार्य हो गए। अब आप नीचे लिखो, टाइम कितना क्या होगा? क्या होगा है? हाँ, 1 घंटा और है। तो मैं ये सोच रहा हूँ 1 घंटे पूरा होगा कि नहीं होगा। हाँ, करवा देंगे, कोशिश करवा देंगे उसको 1 घंटे के। हाँ चलो, क्या लिखा था मैं आपको? नीचे लिखना आपको, मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को, मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को आधारभूत कार्य, आधारभूत कार्य तथा आवश्यक कार्य भी कहा जाता है। आधारभूत कार्य या आवश्यक कार्य भी कहा जाता है। फिर लिखो एक लाइन है, मुद्रा की उत्पत्ति, मुद्रा की उत्पत्ति जिन कार्यों के कारण हुई, मुद्रा की उत्पत्ति जिन कार्यों के कारण हुई, उन्हें मुद्रा के
उन्हें मुद्रा के प्राथमिक कार्य कहते हैं। उन्हें मुद्रा के प्राथमिक कार्य कहते हैं। क्लियर है यहां तक? तो जिन कार्यों के कारण मुद्रा की उत्पत्ति हुई वही मुद्रा के क्या है? प्राथमिक कार्य हैं, आधारभूत कार्य हैं, आवश्यक या अनिवार्य कार्य हैं। तो ये कार्य कितने हैं? 2। अब इनकी डिटेल बताने की जरूरत है क्या आपको? विनिमय का माध्यम है, इसका मतलब है अपन क्रय विक्रय करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं? मुद्रा के माध्यम। दूसरा, मूल्य का मापन, इसका मतलब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का जो मेजरमेंट होता है, मापन होता है, वो भी किस में होता है? मुद्रा में होता है। इसको भी मेरे हिसाब से लिखाने की जरूरत नहीं है। क्रय शक्ति का अगला था कौन सा था? स्थगित भुगतानों का मान, कि मतलब जो भुगतान वर्तमान में न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिए जाते हैं, चाहे आप उसको ऋण भी बोल सकते हो। ऋण तो हो गए एक प्रकार से। भाई मैं आज जैसे मान लो कि आपने कोचिंग तो ले ली, आप ये कहो कि भाई 4 महीने बाद में सर आपका पेमेंट कर देंगे, या रिजल्ट आने के बाद में आपका पेमेंट कर देंगे, तो वो एक प्रकार से आपके ऊपर ऋणी तो है वो। अब है कि भाई 4 महीने बाद में आप पेमेंट कर देना या 5 महीने बाद पेमेंट कर देना, लेकिन इसमें इतना तो आपकी फीस है, इसमें इतना आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो ये स्थगित भुगतानों का आधार कौन हो रही है? मुद्रा हो रही है। भाई आपको इतना तो फीस है, इतना उसका ब्याज है। क्लियर यहां तक? ये स्थगित भुगतानों के मान हो गया। और क्या लिखा है इसमें? क्रय शक्ति का संचय। देखो क्रय शक्ति के संचय में आपको याद रखना, मुद्रा का जो टिकाऊपन का गुण है, कौन सा बताया मैंने? मुद्रा का टिकाऊपन का गुण है, इस वजह से मुद्रा क्रय शक्ति के संचय का कार्य करती है। लाइन लिख लो फिर आप तो। मुद्रा के टिकाऊपन, मुद्रा के टिकाऊपन के गुण, मुद्रा के टिकाऊपन के गुण के कारण मुद्रा मूल्य संचय का कार्य करती है। मुद्रा के मूल्य संचय का कार्य करती है। अब मान लो आगे बढ़कर के आपसे इसमें इस तरह का प्रश्न पूछ लिया कि मुद्रा मूल्य संचय का कार्य अच्छी ढंग से कब कर पाएगी? जब मुद्रा के मूल्य में क्या रहेगी? स्थिरता रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। अगर मुद्रा का मूल्य अप डाउन होता रहेगा तो लोग फिर एक लेन देन का काम तो मुद्रा में कर लेंगे, विनिमय के माध्यम का काम तो करेंगे, मूल्य के मापन का काम तो करेंगे, लेकिन क्रय शक्ति का संचय मुद्रा में नहीं करेंगे। जैसे आज लोग घर में कैश बहुत कम रखते हैं, बजाय किस में रखते हैं क्रय शक्ति का संचय? या तो प्लॉट खरीदते हैं या फिर सोना खरीद लेते हैं, उसमें करते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई इसकी वैल्यू तो कम होने वाली है। तो मुद्रा क्रय शक्ति के संचय का कार्य अच्छे ढंग से कब कर पाएगी? जब उसके मूल्य में उतार चढ़ाव कम आएगा। ये लिखाऊंगे लाइनें, लिखो। मुद्रा मूल्य संचय का कार्य अच्छे ढंग से, मुद्रा मूल्य संचय का कार्य अच्छे ढंग से तभी कर पाएगी जब मुद्रा के मूल्य में स्थिरता रहे, मुद्रा के मूल्य में स्थिरता रहे। समझ आ गई बात है? अन्यथा लोग जमीन सोना या अन्य किसी वस्तु के रूप में जमीन सोना या अन्य किसी वस्तु के रूप में मूल्य का संचय करेंगे।
क्लियर यहां तक? अब मुद्रा क्रय शक्ति के हस्तांतरण का कार्य करती है, क्लियर है ना भाई, करती है ना काम है। इसका कौन सा गुण है जिसकी वजह से ये क्रय शक्ति के हस्तांतरण के रूप में प्रयुक्त होती है? इसकी वहनीयता का गुण। वहनीयता का मतलब है इसमें वजन क्या है, कम है, इसका ट्रांसपोर्ट करना क्या है, इजी है। लिखो वहनीयता, वहनीयता, वहनीयता के गुण के कारण, वहनीयता के गुण के कारण मुद्रा मूल्य के हस्तांतरण का कार्य करती है। मुद्रा मूल्य के हस्तांतरण का कार्य करती है। मूल्य के हस्तांतरण का कार्य करती है। अब इन कार्यों में से आप मुझे बताओ कोई भी कार्य में दिक्कत है क्या आपके? आगे चलूं मेरे? फिर लिख, आप मोस्ट लगा के लिख लेना भाई, पॉल इंजिंग, पॉल इंजिंग ने, पॉल इंजिंग ने मुद्रा के कार्यों को मुद्रा के कार्यों को स्थैतिक कार्य, स्थैतिक, स्थैतिक कार्य तथा प्रावेगिक कार्य, मुद्रा के स्थैतिक कार्य तथा प्रावेगिक कार्य में वर्गीकृत किया है। स्थैतिक कार्य और प्रावेगिक कार्यों में क्या किया है, वर्गीकृत किया है। किसने? पॉल इंजिंग ने। क्लियर यहां तक? अब आते हैं कि भाई इसके स्थैतिक कार्य कौन से हैं, प्रावेगिक कार्य कौन से हैं। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। लिखो पहले स्थैतिक कार्य। लिखो अर्थव्यवस्था के संचालन, अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए, अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए मुद्रा विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन का कार्य करती है। विनिमय का माध्यम तथा मूल्य के मापन का कार्य करती है। इन्हीं कार्यों को, इन्हीं कार्यों को मुद्रा के स्थैतिक कार्य कहते हैं। इन्हीं कार्यों को मुद्रा के स्थैतिक कार्य कहते हैं। लिख लिया आपने ये बात? ये तो हो गए स्थैतिक कार्य। अब लिखो प्रावेगिक कार्य। एक चीज और नहीं। स्थैतिक कार्यों को मुद्रा के परंपरागत कार्य भी बोलते हैं। स्थैतिक कार्यों को मुद्रा के तकनीकी कार्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तकनीकी कार्य बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? परंपरागत कार्य भी बोलते हैं। ये लाइन और लिख लो। मुद्रा के स्थैतिक कार्यों को क्या क्या बताया?
है स्थैतिक कार्यों को मुद्रा के परंपरागत कार्य तथा तकनीकी कार्य भी कहा जाता है। परंपरागत कार्य तथा तकनीकी कार्य भी कहा जाता है। फिर नीचे लिखो, एक लाइन और लिखो, स्थैतिक कार्य अर्थव्यवस्था के विकास को स्थैतिक कार्य अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान नहीं करते। अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान नहीं करते, गति प्रदान नहीं करते, स्पीड नहीं बनाते इसकी। चालू तो हो गई, स्टार्ट तो हो गई, अरे अर्थव्यवस्था काम लेन देन का काम कर रहे हैं, स्टार्ट तो हो गई, अर्थव्यवस्था रुक नहीं रही है, क्योंकि मुद्रा विनिमय के माध्यम का काम कर रही है, मूल्य के मापन का काम कर रही है, क्रय शक्ति का संचय का काम कर रही है। तो अर्थव्यवस्था चल तो रही है कि शुरू तो हो गई, लेकिन स्पीड बनाना है, अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाना है। तो तेजी से बढ़ाने के लिए स्थैतिक कार्य क्या है, काम नहीं करेंगे। तो फिर कौन से काम करेंगे, प्रावेगिक कार्य। लिखो प्रावेगिक कार्य। देखो प्रावेगिक कार्यों में मुद्रा के उन कार्यों को शामिल किया जाता है मुद्रा के उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार बढ़ाकर आर्थिक विकास को उत्पादन, रोजगार बढ़ाकर आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हैं। गति प्रदान करते हैं अर्थात राष्ट्रीय आय कोमा लगाओ, निवेश, उत्पादन, रोजगार, व्यापार को बढ़ाने वाले कार्यों को मुद्रा के प्रावेगिक कार्य कहा जाता है। प्रावेगिक कार्य कहा जाता है। लिख लिया आपने। देखो ये लाइन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि मुद्रा के प्रावेगिक कार्य कौन से कार्यों को कहेंगे, मुद्रा के वो कार्य जिनकी वजह से राष्ट्र की इनकम बढ़ती है। समझ नहीं, देश में उत्पादन बढ़ता है, देश में रोजगार बढ़ता है, देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, देश में व्यापार व्यवसाय बढ़ता है। और ये जब बढ़ेंगे तो देश के विकास को स्पीड मिलेगी, देश के विकास को गति मिलेगी। इसलिए इन कार्यों को अपन क्या कहेंगे, मुद्रा के प्रावेगिक कार्य। तो आप कोई एक दो मुद्रा का कोई प्रावेगिक कार्य बता सकते हो क्या? जैसे साख का आधार मुद्रा का प्रावेगिक कार्य, क्योंकि आज बिजनेस बढ़ा है तो बैंकों से लोन मिलना शुरू हुआ तब बढ़ा है, और बैंकों का लोन देना ही क्या कहलाता है, साख का विस्तार कहलाता है। तो साख का आधार मुद्रा का क्या है, प्रावेगिक कार्य। क्रय शक्ति का हस्तांतरण, आज अपने मूल्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली अपन भेज सकते हैं।
तो जिससे अर्थव्यवस्था के विकास में स्पीड मिली है कि नहीं मिली, तो क्रय शक्ति का हस्तांतरण है आपका। दूसरा कौन सा बताया मैंने, साख का आधार है। ये मुद्रा के क्या है, प्रावेगिक कार्य है। लिखो, साख का आधार, साख का आधार, कॉमा लगाओ, क्रय शक्ति का हस्तांतरण, साख, हाँ इसी में लिखना है इसे, साख का आधार, क्रय शक्ति का हस्तांतरण मुद्रा के प्रावेगिक कार्य हैं। मुद्रा के प्रावेगिक कार्य हैं। लिख लिया भाई आपने। मैंने लिखा है साख का आधार और क्रय शक्ति का हस्तांतरण या मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा के क्या है, प्रावेगिक कार्य है। कोई दिक्कत भाई यहां तक? तो ये अपने मुद्रा के कार्य कंप्लीट हो गए। अब अपन पढ़ेंगे मुद्रा के प्रकार। लिखो, मुद्रा के प्रकार। एक दो क्वेश्चन लिखाऊं क्या? चलो पहले प्रकार लिख लो, फिर लिखा देंगे क्वेश्चन आपको। मुद्रा के प्रकार, लिखो, मुद्रा को प्रकृति, प्रकृति, धातु, प्रकृति, धातु तथा वैधानिकता, वैधानिकता के आधार पर, सॉरी गलत लिख दिया, वैधानिकता के आधार पर, प्रकृति, धातु तथा वैधानिकता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। देखो, प्रकृति, धातु और वैधानिकता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आगे यहाँ तक एक मिनट, इसमें धातु की बजाय आप इसको मतलब एक तो कागज की और एक अपने, हाँ एक तो कागज की और एक धातु की होगी, जिसको अपने ये कह सकते हैं कि वो बनावट कह सकते हो आप, बनावट कह लो आप इसको। धातु की बजाय इसको क्या कर दो, बनावट करो आप, क्योंकि धातु और पत्र दो हो गए ना, तो इसको बनावट करना आप, बनावट, मुद्रा बनावट, प्रकृति बनावट और वैधानिकता। ये लिखो, धातु मत लिखो आप, हाँ धातु करके बनावट कर दो उसको। प्रकृति, बनावट तथा वैधानिकता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि बनावट दो हो गए ना, एक तो धातु मुद्रा और एक पत्र मुद्रा, तो उसको बनावट लिख लो आप। सबसे पहले लिखो प्रकृति, प्रकृति, लिखो प्रोफेसर किन्स ने, प्रोफेसर किन्स ने प्रकृति के आधार पर, प्रोफेसर किन्स ने प्रकृति के आधार पर मुद्रा को निम्न दो भागों में, निम्न दो भागों में विभाजित किया है। निम्न दो भागों में विभाजित किया है। तो प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण किसने किया है? प्रोफेसर किन्स ने। दो भाग में पहला लिखो आप वास्तविक मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, और दूसरा लिख लो हिसाब की मुद्रा, हिसाब की मुद्रा। ये हिसाब है, हिसाब।
वास्तविक मुद्रा, दूसरा कौन सी है? हिसाब की मुद्रा। अब वास्तविक मुद्रा कौन सी होती है? जिसमें देश के लोग एक्चुअल में व्यवहार करते हैं, जिसमें विनिमय के माध्यम और मूल्य मापन का काम करते हैं, वो कौन सी होती है? वास्तविक मुद्रा। लिखो, जिस मुद्रा के माध्यम से लोग क्रय विक्रय का कार्य तथा मूल्य मापन का कार्य करते हैं। क्रय विक्रय का कार्य तथा मूल्य मापन का कार्य करते हैं को वास्तविक मुद्रा कहते हैं। बस जिसके माध्यम से लेन देन करते हैं, एक्चुअल में वो क्या है? वास्तविक मुद्रा है। अब आता है कि हिसाब की मुद्रा। हिसाब की मुद्रा मतलब जिसमें हिसाब किताब लिखते हैं। लिखो, जिस मुद्रा में हिसाब किताब लिखा जाता है, जिस मुद्रा में हिसाब किताब लिखा जाता है को हिसाब की मुद्रा कहते हैं। जिस मुद्रा में हिसाब किताब लिखा जाता है को हिसाब की मुद्रा कहते हैं। अब देखो, इसमें एक चीज है, जनरली सामान्यतः तो क्या होती है? वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा एक ही होती है। जैसे भारत में वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा क्या है? रुपया। लेन देन का काम भी रुपए के माध्यम से होता है, हिसाब किताब भी किस में लिखा जाता है? रुपया में लिखा जाता है। लिखो नीचे, सामान्यतः वास्तविक मुद्रा, सामान्यतः वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा एक ही होती है। जैसे भारत में रुपया, लिख ली थी बात। लेकिन 1923 में जर्मनी में वास्तविक मुद्रा मार्क थी। वास्तविक मुद्रा तो कौन सी थी? मार्क। वास्तविक मुद्रा कौन सी होती है भाई? जिस मुद्रा में लोग लेन देन करते हैं या जो मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में काम में आती है, तो उस मुद्रा को क्या कहते हैं अपने? वास्तविक मुद्रा। तो 1923 में जर्मनी की वास्तविक मुद्रा तो कौन सी थी? मार्क थी। लेकिन हिसाब किताब फ्रैंक में लिखा जाता था। हिसाब किताब फ्रैंक में लिखा जाता था। फ्रैंक में लिखा जाता था भाई। उसमें हिसाब किताब में तो फ्रैंक काम में आता था, जबकि लोग लेन देन किस मुद्रा के माध्यम से कर रहे थे? मार्क के माध्यम से। और जनरली आपको पता है कि वास्तविक मुद्रा, हिसाब की मुद्रा क्या होती है? एक होती है। उसी में लोग उसी मुद्रा को तो विनिमय के माध्यम के रूप में काम में लेते हैं और उसी में हिसाब किताबें लिखते हैं। जैसे भारत में रुपया, अगर प्रश्न आ जाए भारत में रुपया है, पहला ऑप्शन आ जाए वास्तविक मुद्रा, दूसरा ऑप्शन आ जाए हिसाब की मुद्रा, तीसरा ऑप्शन आ जाए दोनों, तो आपको क्या करना है? दोनों करना है। अब नीचे लिखो, बनावट के आधार पर मुद्रा दो प्रकार की होती है।
बनावट के आधार पर मुद्रा दो प्रकार की होती है। पहली लिखो धातु मुद्रा और दूसरी लिख लो पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा लिख लिया आपने। तो धातु मुद्रा तो जैसे भारत में जो सिक्के हैं वो कौन सी है भाई, धातु मुद्रा है। अब आपको पता है कि भाई पहले सोने के सिक्के भी चलते थे, चांदी के सिक्के भी चलते थे, तांबे के सिक्के भी चलते थे, लेकिन सोना, चांदी, तांबा या पित्तल ये महंगी धातुएं थी। अब लोग इनको मतलब अब सरकारें हैं वो महंगे धातुओं के स्थान पर सस्ते धातुओं का यूज करने लगी, फिर उनके ऊपर कुछ टंकन भी करने लग गई। क्लियर तक? तो वो कौन सी आ जाएगी, धातु मुद्रा आ जाएगी। अब धातु मुद्रा देखो दो तरह की होती हैं। एक तो पूर्णकाय मुद्रा होती है। कौन सी होती है, पूर्णकाय मुद्रा या प्रमाणिक मुद्रा, और एक होती है आपकी प्रतिनिधि मुद्रा। धातु मुद्रा दो तरह की होती है, एक तो प्रमाणिक मुद्रा और एक कौन सी होती है, प्रतिनिधि मुद्रा। प्रमाणिक मुद्रा कौन सी होगी, जिसका अंकित मूल्य और धातु का मूल्य क्या होता है, समान होता है। लिखो धातु मुद्रा में लिखा रहा हूं मैं। धातु मुद्रा दो प्रकार की होती है। धातु मुद्रा दो प्रकार की होती है। एक प्रमाणिक मुद्रा, प्रमाणिक मुद्रा, और इसी का एक नाम है पूर्णकाय मुद्रा। क्या है, पूर्णकाय मुद्रा। एक तो कौन सी है भाई, प्रमाणिक मुद्रा या पूर्णकाय मुद्रा। इसमें लिखो इस मुद्रा का लिखाऊं क्या, इस मुद्रा का अंकित मूल्य, इस मुद्रा का अंकित मूल्य, अरे उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है ना उसका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य तथा धातु का मूल्य, अंकित मूल्य तथा धातु का मूल्य, ब्रैकेट में लिख लो आंतरिक मूल्य, आंतरिक मूल्य लगभग समान होता है, लगभग समान होता है, लगभग समान होता है। अरे इसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो वैल्यू और इसको आप गला करके बेचना चाहो तो वो वैल्यू दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे अपने यहां पर 10 का सिक्का है तो 10 के सिक्के की 10 रुपया वैल्यू है, आप गला करके बेचो तो कुछ नहीं बटेगा उसका। इसका मतलब अपना जो सिक्का है वो पूर्णकाय मुद्रा नहीं है या प्रमाणिक मुद्रा नहीं। तो क्या है फिर, टोकन मनी है। क्या है, टोकन मनी। टोकन मनी का मतलब है प्रतिनिधि मुद्रा। टोकन दे दिया गवर्नमेंट ने अपने को, टोकन तो जानते हो ना आप, अरे रेस्टोरेंट वगैरह में भी देते हैं टोकन के लिए, ले इतने का सामान मिल जाएगा, तो गवर्नमेंट टोकन दे रहे कि लाओ इतने का सामान आपको, 10 रुपये का टोकन, 5 रुपये का टोकन, 2-2 रुपये के टोकन, समझ गए। तो ये जो करेंसी है वो अपनी कौन सी है, प्रतिनिधि मुद्रा है या टोकन मनी है। तो दूसरी कौन सी लिखो, प्रतिनिधि मुद्रा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोकन मनी, टोकन मनी, प्रतिनिधि मुद्रा। लिखाऊं इसमें, भारतीय सिक्के, भारतीय सिक्के, अब सारे सिक्के आ गए, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जितने भी सिक्के हैं, भारतीय सिक्के प्रतिनिधि मुद्रा है, प्रतिनिधि मुद्रा है, प्रतिनिधि मुद्रा है, क्योंकि इसका अंकित मूल्य, क्योंकि इसका अंकित मूल्य आंतरिक मूल्य के समान नहीं है, अंकित मूल्य आंतरिक मूल्य के समान नहीं है।
ये सिक्के केवल एक मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक मिनट सुनो, एक विशिष्ट मूल्य कर लो, एक विशिष्ट मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक विशिष्ट मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक विशिष्ट मूल्य का प्रतिनिधित्व मतलब 2 रुपए का सिक्का 2 की का प्रतिनिधित्व करेगा, 5 का सिक्का वो 5 रुपए की परचेजिंग पावर का प्रतिनिधित्व करेगा। तो एक विशिष्ट मूल्य का क्या करते हैं, सिर्फ प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टोकन मनी या प्रतिनिधि मुद्रा कहते हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए कि भारत के में जो प्रचलन में जो सिक्के हैं, वो प्रचलन के अंदर जो सिक्के हैं वो प्रमाणिक मुद्रा है या प्रतिनिधि मुद्रा है, तो क्या बताओगे आप, प्रतिनिधि मुद्रा है, प्रमाणिक मुद्रा नहीं। ये तो होगी आपकी धातु मुद्रा। अब लिखो पत्र मुद्रा के ऊपर। पत्र मुद्रा, लिखो पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा 2 प्रकार की होती है, पत्र मुद्रा 2 प्रकार की होती है। पत्र मुद्रा हम लोग समझ रहे हो, कागज के नोट। पत्र मुद्रा 2 टाइप की होती है। पहली लिखो परिवर्तन, देखो परिवर्तनशील आ जाए या परिवर्तनीय आ जाए, एक ही है भाई। तो मैं क्या लिखूं, परिवर्तनीय लिखूं तो बढ़िया रहेगा या परिवर्तनशील? परिवर्तनशील लिख दूं, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। और दूसरी है अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा। परिवर्तनशील पत्र मुद्रा और दूसरी कौन सी लिखाई, अपरिवर्तनशील बोल दो चाहिए, अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा। अब यहां से प्रश्न आ जाए कि भारत के जो करेंसी नोट हैं, भाई 100 का है, 500 का है, 2000 का है, जो करेंसी नोट हैं, भारत के जो करेंसी नोट हैं वो परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है या अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा है? परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है। आपका सबका गलत है, ये क्या है, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा है। परिवर्तनशील पत्र मुद्रा में क्या होता है कि उस मुद्रा को आप एक बहुमूल्य धातु सोने में आप परिवर्तित कर सकते हो। मुद्रा जारी करने वाला जो अधिकारी होता है, मौद्रिक अधिकारी, जैसे अपने देश में मौद्रिक अधिकारी कौन है, केंद्रीय बैंक, आरबीआई। आरबीआई भारत का क्या है, मौद्रिक अधिकारी है, क्योंकि वो नोट जारी करता है। तो मौद्रिक अधिकारी जिस मुद्रा को सोने में परिवर्तित करने की गारंटी देता है या वचन देता है, उस मुद्रा को क्या कहा जाता है, परिवर्तनीय पत्र मुद्रा। लेकिन भारत के नोटों पे क्या लिखा हुआ होता है, मूल्य अदा करने का वचन दिया जाता है कि आप ले जाओ, हमारा वादा है, आपको इतने रुपए की मूल्य की वस्तु आपको मिल जाएगी मार्केट के अंदर, आपको सोना मिल जाएगा इतने का, ये गारंटी नहीं दी जाती। तो परिवर्तनीय पत्र मुद्रा कौन सी होती है, जिसमें मौद्रिक अधिकारी उस मुद्रा को सोने में या बहुमूल्य धातु में परिवर्तित करने की गारंटी देता है, वो कौन सी होती है, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा होती है। समझ आ गया यहाँ तक? और भारत के नोटों पे क्या लिखा हुआ मिलता है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। 100 रुपया कोई वचन दे, के अलावा कोई वचन को नहीं, काल मेरे ना जो साहब सोना चाहिए मान दो, ये नहीं मिलेगा आपको। इतने नोट है, इतना सोना थोड़ी आरबीआई के पास, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है कि भारत के जो करेंसी नोट हैं वो किस तरह की पत्र मुद्रा है, परिवर्तनशील या अपरिवर्तनशील? अपरिवर्तन। इस प्रश्न को लिख लो आप, लिखाऊंगे इसमें, चलो तो लिखो फिर। पहले लिखो परिवर्तनशील पत्र मुद्रा कौन सी होती है, जिस मुद्रा को, जिस पत्र मुद्रा को, जिस पत्र मुद्रा को, जिस पत्र मुद्रा को मौद्रिक अधिकारी
जिस पत्र मुद्रा को मौद्रिक अधिकारी स्वर्ण या स्वर्ण का मतलब सोना, स्वर्ण या किसी अन्य बहुमूल्य धातु, किसी अन्य बहुमूल्य धातु में परिवर्तित करने की गारंटी देता है, परिवर्तित करने की गारंटी देता है। स्वर्ण या अन्य बहुमूल्य धातु में परिवर्तित करने की गारंटी देता है या परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। को परिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहते हैं। को परिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहते हैं। लिख ली बात। फिर लिखो, इस मुद्रा के पीछे, इस मुद्रा के पीछे, पीछे का मतलब है जब मौद्रिक अधिकारी नोट जारी करता है तो कुछ बेस रखता है, समझ गए नहीं? तो कह देते हैं कि मुद्रा के पीछे कोई चिप लगी हुई होती है, वो बात नहीं कह रहा हूं मैं। इस मुद्रा के पीछे मौद्रिक अधिकारी, इस मुद्रा के पीछे मौद्रिक अधिकारी 100% धात्विक कोष रखता है, 100% धात्विक कोष रखता है। 100% कोष रहेंगे तभी तो उसको चेंज किया जा सकता है, चेंज करना संभव है। अब भारत के जो नोट आरबीआई जारी करता है तो 100% इसके पीछे कोष रखता है क्या? नहीं रखता। सिर्फ न्यूनतम 200 करोड़ का कोष रखता है। 200 करोड़ में भी सोना कितने का है? केवल 115 करोड़ का सोना रखता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूनतम आरक्षण पद्धति बोलते हैं। भारत में आरबीआई नोट जारी करता है तो नोट जारी करने के लिए जो सिस्टम काम में लेता है, जो पद्धति काम में लेता है, तो उस पद्धति को क्या कहते हैं? न्यूनतम आरक्षण पद्धति या न्यूनतम कोष पद्धति। इसमें केवल 200 करोड़ का कोष रखने के बाद में आरबीआई अनलिमिट मात्रा में जितना गवर्नमेंट चाहे उतने नोट छाप करके दे सकता है। समझ गया? तक जितना चाहे उतने नोट छाप करके दे सकता है, क्योंकि भारत में नोट छापने की सिस्टम कौन सा है? न्यूनतम कोष प्रणाली। क्योंकि उस रुपयों को धातु में या सोने में बदलने की तो गारंटी दी नहीं जाती, और सोने में जब गारंटी नहीं दी जाती तो गवर्नमेंट चाहे जितना पैसे छपवा सकती है। आगे यहाँ तक तो ये तो हो गई परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। तो ध्यान रखना, भारत के जो करेंसी नोट हैं वो परिवर्तनशील पत्र मुद्रा नहीं। एक मुझे बताओ, ये करेंसी और मुद्रा में भी कोई अंतर होता है क्या? करेंसी और मनी? चलो ये बाद में लिखाएंगे। लिखो पहले अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा। लिखो मौद्रिक अधिकारी इस मुद्रा को मौद्रिक अधिकारी इस मुद्रा को किसी धातु और धातु आपको पता है भाई सोना होगा, किसी धातु में परिवर्तित करने की गारंटी या वचन नहीं देता। गारंटी या वचन नहीं देता। फिर नीचे लिखो भारत के करेंसी नोट, भारत के करेंसी नोट समझ में आ गई ना सारे? करेंसी नोट चाहे कितने का नोट हो, कितने भी मूल्य का नोट हो, भारत के करेंसी नोट अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा है। और इस लाइन को मोस्ट कर लेना आप। भारत के करेंसी नोट अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा है। लिख लिया क्या आपने?
ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। तो करेंसी नोट कौन सी है भाई? अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा है। आगे होगी समझे? तो आपने ये पढ़ लिया है कि साहब प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण किसने किया? प्रोफेसर केन्स ने। दो तरह की मुद्रा बताई प्रकृति के आधार पर, वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा। वास्तविक मुद्रा कौन सी होती है? जिस मुद्रा में देश के लोग हिसाब की नहीं, वो सॉरी, क्रय विक्रय करते हैं, या विनिमय के माध्यम के रूप में जो मुद्रा काम में आती है वो कौन सी है? वास्तविक मुद्रा। और हिसाब किताब लिखने के जो मुद्रा काम में आती है वो कौन सी होगी? हिसाब की मुद्रा। जनरली वो क्या होती हैं? एक ही होती है। बस 1923 में जर्मनी में वो क्या चली थी? अलग अलग चली थी। यहां तक आगे क्या समझे? और पद फिर अपने पढ़ा था कि भाई बनावट के आधार पर दो होगी, कौन कौन सी? धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। धातु मुद्रा दो तरह की होती है, कौन कौन सी बताई? प्रमाणिक मुद्रा और प्रतिनिधि मुद्रा। प्रमाणिक मुद्रा को पूर्णकाय मुद्रा भी कहते हैं। उसका अंकित मूल्य और धातु का मूल्य, या अंकित मूल्य और आंतरिक मूल्य क्या होता है? सेम होता है। जबकि प्रतिनिधि पत्र मुद्रा का, सॉरी, प्रतिनिधि मुद्रा का अंकित मूल्य ज्यादा होता है, आंतरिक मूल्य कम होता है, या होता ही नहीं है। या तो कम होता है या होता ही नहीं है। समझ गए ना? जैसे भारत के अंदर जो सिक्के हैं वो कौन से हैं? प्रतिनिधि मुद्रा है, टोकन मनी है। फिर अपन बात आई थी पत्र मुद्रा की। पत्र मुद्रा भी दो तरह के होते हैं, परिवर्तनीय पत्र मुद्रा और अपरिवर्तनीय। भारत की जो करेंसी नोट है वो कौन से हैं? अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या आपके? चलो, अब और कौन सी था? दो हो गए ना, प्रकृति के आधार पर और बनावट के आधार पर। अब कौन सा बच गया? वैधानिकता गया। लिखो वैधानिकता के आधार पर। अरे नहीं हुआ, लिखो लिखो फटाफट। अरे एक तो लाइन लिखो, ये तो बीच में थोड़ी। वैधानिकता के आधार पर। लिखाऊं इसमें? लिखो वैधानिकता के आधार पर वैधानिकता के आधार पर मुद्रा दो प्रकार की होती है। हाँ लिखो, वैधानिकता के आधार पर मुद्रा दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी? विधिग्राह्य, विधिग्राह्य मुद्रा। और दूसरा लिख लो ऐच्छिक मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा और दूसरी कौन सी लिख ली? ऐच्छिक मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। अब आपके प्रश्न आ जाए कि भारत के जो करेंसी नोट हैं, भारत के जो करेंसी नोट हैं वो विधिग्राह्य मुद्रा है या ऐच्छिक मुद्रा है? ऐच्छिक मुद्रा है, विधिग्राह्य मुद्रा है। विधिग्राह्य मुद्रा कौन सी होती है? जो कानून के अकॉर्डिंग चलती है, जो विधि के अकॉर्डिंग चलती है, समझे नहीं? उसमें भुगतान लेने के लिए अस्वीकार नहीं करता कोई भी व्यक्ति, समझे नहीं? अगर कोई अस्वीकार करता है कि भाई मैं इसमें पेमेंट नहीं लूंगा, तो वो कौन सी हो जाएगी? विधिग्राह्य नहीं रही, फिर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। लिखो विधिग्राह्य मुद्रा में लिखो ये मुद्रा विधि या कानून के अनुसार चलती है, विधि या कानून के अनुसार चलती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस मुद्रा में भुगतान लेने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होगा, भुगतान लेने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होगा। उसमें पेमेंट लेना ही पड़ेगा। जहां आपको कहे भाई
आपके पास 2-2 हज़ार के नोट नहीं है, 1,000 के नोट है, नहीं 500 के नोट है, 1000 तो विधिग्राही से बाहर हो गए वो तो। आपके पास 500 के नोट हैं और आप 500 के नोट से पेमेंट करना चाहते हो, तो ये नहीं कह सकते नहीं साहब मैं तो 500 में नहीं लूँगा, मैं तो 2,000 के नोट में लूँगा। लेकिन अगर कोई इनकार करता है, आप 100 के नोट में देना चाहो तो कोई इनकार करता है तो मना नहीं किया जा सकता। अगर कोई मना करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विधिग्राह्य मुद्रा। समझ आ गया यहाँ तक? फिर लिखो, हाँ इसी में लिखो, भारतीय करेंसी नोट, भारतीय करेंसी नोट और सिक्के, भारतीय करेंसी नोट और सिक्के, भारतीय करेंसी नोट और सिक्के विधिग्राह्य मुद्रा है, विधिग्राह्य मुद्रा है। लिख लिया आपने? अब विधिग्राह्य मुद्रा भी दो प्रकार की होती है, विधिग्राह्य मुद्रा भी दो प्रकार की होती है, सीमित विधिग्राह्य मुद्रा और असीमित विधिग्राह्य मुद्रा। अब यार बीच में नहीं छोड़ा जाएगा भाई, एक नहीं। अब इसमें ये लाइन लिख लो, नहीं भी रह जाएगी है? चलो लिखो, पढ़ा में लिखो। हाँ, विधिग्राह्य मुद्रा में लिखो, विधिग्राह्य मुद्रा दो प्रकार की होती है, विधिग्राह्य मुद्रा दो प्रकार की होती है। पहली लिखो सीमित विधिग्राह्य, सीमित विधिग्राह्य, सीमित विधिग्राह्य मुद्रा। और दूसरी लिख लो असीमित, असीमित विधिग्राह्य मुद्रा। असीमित विधिग्राह्य मुद्रा। अब यहां से प्रश्न आ जाता है कि भारतीय करेंसी नोट, भारतीय करेंसी नोट सीमित विधिग्राह्य, ये तो आपको पता है विधिग्राह्य मुद्रा है। अब प्रश्न है भारत के जो करेंसी नोट है वो सीमित विधिग्राह्य मुद्रा है या असीमित विधिग्राह्य मुद्रा है? सीमित करेंसी नोट असीमित विधिग्राह्य मुद्रा होती है। सीमित विधिग्राह्य मुद्रा कौन सी होती है? जिसके भुगतान करने की एक निश्चित लिमिट होती है, कि उस मुद्रा में एक लिमिट तक ही भुगतान किया जा सकता है। जैसे छोटे मूल्य के सिक्के होते हैं, उनकी एक लिमिट होती है कि आप इतनी लिमिट तक ही इस सिक्कों के अंदर भुगतान कर सकते हो। तो भारत के जितने भी करेंसी नोट हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? असीमित विधिग्राह्य मुद्रा होती है। कहने मतलब कितना भी आपको पेमेंट करना हो आप उसे नोट के अंदर कर सकते हो। जैसे आपको 10-10 रुपए के नोट से कितना ही पेमेंट कर सकते हो, 100-100 रुपए के नोट से कितना ही पेमेंट कर सकते हो। आपको मना नहीं किया जा सकता कि भाई इस नोट से मैं पेमेंट नहीं लूंगा। लिखो इसको आप, लिखो फटाफट लिखो। छोटे मूल्यों के सिक्के, छोटे मूल्यों के सिक्के, इसमें नीचे लिख लेना आप, छोटे मूल्यों के सिक्के सीमित विधिग्राह्य मुद्रा होती हैं। छोटे मूल्यों के सिक्के सीमित विधिग्राह्य मुद्रा होती है। छोटे मूल्यों के सिक्के सीमित विधिग्राह्य मुद्रा होती है क्योंकि एक निश्चित सीमा के बाद एक निश्चित सीमा के बाद इन सिक्कों के रूप में भुगतान लेने की कानूनी बाध्यता नहीं होती। भुगतान लेने की, अब दोबारा कौन बोले जा भाई, भुगतान लेने की कानूनी बाध्यता नहीं होती। अब यार तो बोल चुका, वो लैंग्वेज वापस थोड़ी आएगी। अब कानूनी बाध्यता नहीं होती कहने मतलब इसमें इनकार किया जा सकता है भाई, इतना एक लिमिट होती है कि इस लिमिट तक तो इस सिक्कों के अंदर पेमेंट लिया जा सकता है, और इस लिमिट के बाद में भुगतान लेने के लिए वो बाध्य नहीं है। ले तो उसकी मर्जी है लेकिन उसको कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता। फिर लिखो नीचे,
भारत के सभी करेंसी नोट, भारत के सभी करेंसी नोट, भारत के सभी करेंसी नोट असीमित विधिग्राह्य मुद्रा है। क्या हो गया? नहीं, ये लिखो भारत के सभी करेंसी नोट, ये लिखा है ना मैंने, भारत के सभी करेंसी नोट असीमित विधिग्राह्य मुद्रा है। ये लाइन लिख ली ना। असीमित विधिग्राह्य का मतलब क्या होता है भाई? किसी भी सीमा तक का भुगतान इसमें किया जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। लिखो, ये लाइन लिख ली ना आपने। भारत के जो करेंसी नोट है वो कौन से हैं? असीमित विधिग्राह्य मुद्रा है। क्योंकि कितनी भी सीमा तक का भुगतान, कितनी भी सीमा तक का भुगतान है, कितनी भी सीमा तक का भुगतान है इन करेंसी नोटों से किया जा सकता है।